वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अपकमिंग आईएएस ऑफिसर। तो हमने लास्ट सेशन में आपके साथ पार्ट 3 डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 12 से 35 तक कंप्लीट करा दिया गया था। पार्ट 3 में थोड़ा आपको क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ। तो पार्ट 3 में बताया गया है मूल अधिकार, या मूल अधिकार बोलते हैं, या मौलिक अधिकार, जिसमें हम आर्टिकल 12 to 35 पढ़ते हैं। ठीक है, अब मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। मौलिक अधिकारों को अमेरिका में क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, ये नेचुरल होते हैं, मीन्स जन्म से ही मिल जाते हैं। इनफोर्सेबल मीन इनको सरकार खत्म नहीं कर सकती। और मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो अगर गारंटर पूछे फंडामेंटल राइट्स का तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को तब लगे कि देश में युद्ध के हालात हैं तो राष्ट्रपति मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। निलंबित का मतलब होता है सस्पेंड, मतलब थोड़े टाइम के लिए होंगे, फिर वो बाद में दोबारा से लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपातकाल के समय में राष्ट्रपति मूल अधिकारों को खत्म कर सकते हैं, खत्म नहीं, निलंबित कर सकते हैं। और आर्टिकल 20 और 21 ऐसे हैं जो आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं हो सकते। ठीक है, और फिर मैंने बताया था इमरजेंसी के टाइम में तो निलंबित होते हैं। इमरजेंसी 3 टाइप्स की बताई थी मैंने। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में आर्टिकल 356 में राजकीय आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी भी बोला जाता है। ठीक है, फिर इसमें आर्टिकल 12 से 35 है ना, फिर मैंने 12 से 35 तक आपको एक एक करके डिस्कस किया था। तो मैं थोड़ा जल्दी क्विक रिवीजन ले लेती हूँ। आर्टिकल 22 में मैंने बताया था राज्य की परिभाषा, मतलब कोई भी संस्थान है जो अपने कर्मचारी को तनख्वाह देती है या उसको चलाने के लिए नियम कानून बनाती है, वो हमारी राज्य कहलाएगी। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, बिजली बोर्ड, भारतीय वायु प्राधिकरण मतलब एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया LIC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, भेल एटसेट्रा। ओके, फिर आगे मैंने आपको बताया था आर्टिकल 13 में डेरोगेशन एंड इनकंसिस्टेंट, मतलब अल्पीकरण एंड असंगत, मतलब सरकार के पहले के नियम या कोई बाद के नियम इसमें जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो सरकार उनको उन नियमों का अल्पीकरण मतलब उनको कम कर सकती है। अगर फिर भी ना मौलिक अधिकार का फिर भी अगर हनन हो रहा है तो उसको असंगत अमान्य भी घोषित कर सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल मैंने आपको 12-13 डिस्कस की। अब है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। ठीक है, फिर आर्टिकल 15 में मैंने बताया था कि 5 तरीके से कोई भी सरकार या पब्लिक प्लेस, इन 5 तरीकों से किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता: जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान। ओके, फिर 16 में बताया था मैंने आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी के लिए समान अवसर। ठीक है, फिर आरक्षण एक सकारात्मक भेदभाव था, तो समाज के नीचे तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए किया गया है। फिर आर्टिकल 17 एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी मीन अस्पृश्यता कांत या छुआछूत कांत। ओके, फिर आर्टिकल 18 में मैंने बताया था एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स मतलब उपाधियों का अंत। ओके, फिर आगे है आर्टिकल 19 to 22 स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम 7 तरीके से स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ते हैं। इसे संविधान की रीढ़ की हड्डी या बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो आर्टिकल 19A में क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी, भाई हम बोल सकते हैं, प्रेस को बोलने का अधिकार 19A के तहत ही है। फिर 19B में क्या है? सभा करने की आज़ादी, C में संगठन, D में घूमने की आज़ादी, E में कहीं भी बसने की आज़ादी, और F में संपत्ति, जो कि अभी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत एक मौलिक अधिकारों को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसका वर्णन अब अनुच्छेद 300A में है। ओके, फिर है 19G, पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने की आज़ादी। ठीक है, फिर मैंने 20 में बताया था 2 सिद्धि में संरक्षण, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको सजा अपराध के समय के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी, और एक अपराध की एक बार में ही सजा दी जाएगी, और समय के खिलाफ वो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, 21 में प्राण एवं देह सकता,
आत्महत्या एक अपराध है और निजता का अधिकार इसी के तहत है। ये भी एक ये आपातकाल के समय में निलंबित नहीं होते। फिर मैंने 21A बताया था 86 जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 21A क्या है? शिक्षा का अधिकार, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 साल के बच्चों का मूल अधिकार है कि वो मौलिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। फिर आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब अगर कोई व्यक्ति है उससे पहले पूछताछ होगी, पुलिस उससे पूछताछ करेगी। अगर छोटा अपराध है तो उसको कस्टडी में ले जाई जाएगी। अगर उसका अपराध है वो साबित हो चुका है तो हिरासत में लेंगे उसको, फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में ले जाएगा, फिर उसको रिमांड पे लिया जाएगा। ओके, फिर मैंने आपको ये गिरफ्तारी से संरक्षण, पुनिटेटिव डिटेक्शन एंड प्रिवेंटिव डिटेक्शन के बारे में बताया था। फिर NSA मतलब रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें क्या करती है? पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न तो कोई वकील चुनने का अधिकार देती है, नहीं बेल, नहीं सुनवाई, उसे 3 महीने के तक अपने पास रख सकती है, ठीक है। आर्टिकल 23 में मैंने बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कोई किसी प्रकार की कहीं भी किसी बच्चे से बुरा बर्ताव हो रहा है या तस्करी हो रही है, मतलब या बेगारी बंधवा मजदूरी करवा रहे हैं किसी से, तो मतलब बिना पैसे के काम करवा रहे हैं, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है भाई, वो उससे आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन देश हित में सरकार बिना पैसे के काम करवा सकती है। ओके, अंडरस्टैंड। आर्टिकल 24 में मैंने बताया था बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। ओके, जैसे कि कोयला खदान, इनमें कोयला खदान होगी, हैवी इंडस्ट्रीज होगी, ठीक है। फिर आर्टिकल 23 से 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। आर्टिकल 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम, जिसमें 25 में मैंने बताया था किसी भी धर्म का अंतःकरण, मतलब हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। इंडिया का पर्सनल कोई अपना धर्म नहीं है और किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है और वो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। 26 में मैंने बताया था सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब वो किसी भी प्रकार का संगठन, मंदिर, मस्जिद बनवा सकता है। आर्टिकल 27 में बताया गया धार्मिक कामों पर लगाए गए कोई भी पैसे पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। आर्टिकल 28 में ये बताया गया कि सरकारी पैसे से चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 29 में मैंने बताया था कि जो 29 और 30 है वो है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। 29 में बताया अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की गई है, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, पहनावे और संस्कृति के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। 30 में अल्पसंख्यकों को अपने लिए संस्थान बनाने के लिए बनाने का अधिकार और इसके लिए सरकार भी उन्हें प्रोत्साहन करेगी, ठीक है। फिर 31 में क्या है? संपत्ति रखने का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत खत्म करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसका वर्णन अभी अनुच्छेद 300A में है, ठीक है। फिर आर्टिकल 32, इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, संवैधानिक उपचार। इनका गारंटर कौन था? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? तो मैंने आपको बताया था 5 तरीके के रिट्स, 5 हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट्स जारी कर सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत, मतलब ये है करता तो 32 के तहत है, मतलब जब हम आगे हाई कोर्ट को अलग से पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट को अलग से आर्टिकल में पढ़ेंगे, तो हाई कोर्ट है ना वो 226 के तहत रिट जारी करता है, अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट 139 के तहत, ठीक है। फिर मैंने बताया था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आर्टिकल 32। एंड ऑर्डर ऑफ कोर्ट क्या कहलाते हैं? रीट, ठीक है। हर्बिस कॉर्पस बताया था जिसके बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब किसी भी व्यक्ति को पुलिस अगर 24 घंटे से ज़्यादा समय के लिए गिरफ्तार कर देती है तो कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट जाकर उसके खिलाफ हर्बिस कॉर्पस रीट जारी करवा सकता है। फिर अमेंडमेंट्स, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। इसमें मैंने बताया था कि वो मैम जो स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा रही उसके खिलाफ हाई कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मैंडेमेंट्स जारी करता है, ठीक है। मतलब हम कमांड देते कि आप अपने कार्य करें, ठीक है, जो आपके नैतिक कर्तव्य हैं वो करें। फिर मैंने आपको बताया था क्यों नो वारंटो, मतलब अधिकार परीक्षा, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग है जो किसी भी नौकरी में किसी भी फर्जीवाड़े से लगा है तो हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट क्यों नो वारंटो जारी करता है, ठीक है। वो फिर उसकी जो पद की है वो संवैधानिक जांच की जाती है। फिर प्रोहिबिशन बताया था, प्रतिषेध, मतलब स्टे ऑर्डर। कोर्ट है ना किसी भी ऊपरी अदालत है ना निचली अदालत पे स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है, ठीक है। स्टे ऑर्डर का मीन होता है रोकना। अब फिर मैंने बताया था सरसरी आपको उत्प्रेक्षण, ये
उत्प्रेषण, ये किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है, मतलब या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी करेगा या हाई कोर्ट किसी अधीनस्थ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी करेगा, ठीक है, जो अपने काम है वो अच्छे से नहीं कर रही, ठीक है, अपने न्याय क्षेत्र से बाहर कार्य कर रही हूँ। ओके, अंडरस्टैंड। फिर मैंने बताया था आपको जो आर्टिकल 33 है उसमें क्या है, मूलभूत अधिकारों का सीमित होना, जैसे कि जो पुलिस में है, सेना में है, इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में है, उनके लिए जो अधिकार हैं वो सीमित होते हैं, वो किसी प्रकार के संगठन नहीं बना सकते, सभा नहीं बना सकते, ठीक है। ओके, तो मीडिया, पत्रकार और मौलिक अधिकारों को देश हित में भी सीमित रखा जा सकता है, मतलब देश हित की बात हो, देश हित सबसे बड़ा होता है भाई। अनुच्छेद 34, इसमें क्या है, सैन्य कानून, मतलब किसी भी सेना के, कोई भी सेना लगा लो, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, उनके अलग अलग अपने क्या होते हैं, मार्शल लॉ होते हैं, तो उसी इलाके में वो वही जारी होते हैं। तो सैन्य इलाके में जो मौलिक अधिकार हैं वो तो सीमित हो जाते हैं और उनके जो अपने कानून है वो लागू रहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आर्टिकल 35 में आपको बताया था मौलिक अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए संसद नियम या कानून बना सकती है। टू एम्पावर फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट कैन फ्रेम या मेक लॉज। ओके, फिर मैंने बताया था आपको जो मौलिक अधिकार है, वो जो मौलिक अधिकारों में से कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को दिए जाते हैं, जिसमें से आर्टिकल 15 बताया गया था, वो क्या था, 5 आधारों पर जाति, मूल जाति, वंश और बर्थ प्लेस, ये जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और 16 क्या था, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ठीक है। तो जो 5 आर्टिकल हैं 15, 16, 19 जो मैंने आपको 7 तरीके से बताए, 29 का जो बताया था अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक को लिपि के आधार पर, संस्कृति के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। 30 में अल्पसंख्यकों का अधिकार है कि वो अपने संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए किसी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकते हैं और उसके लिए सरकार भी उन्हें प्रोत्साहन देगी, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं पार्ट 4 या भाग 4, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ेंगे हम। तो भाग 4 में क्या पढ़ेंगे हम, DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या थे, मान लो देखो सरकार ने ये कहा कि देखो जैसे कि हरियाणा में सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो मान लो अगर ये जो कुछ बातें हैं अभी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ेंगे, मान लो अगर सरकार शुरू में ये जो पेंशन है ना, बुढ़ापा पेंशन मौलिक अधिकारों में कर देती, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो गरीब हैं वो नहीं दे सकते। तो सरकार ने उनको क्या कहा, वो सरकार ने उनको DPSP में रख दिया। मतलब अगर बाद में जब किसी भी स्टेट की भाई अच्छी कंडीशन हो जाती है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, तो वो उनको लागू करेंगे भाई बुढ़ापा पेंशन। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, लोक कल्याण कार्यों के लिए किए गए हैं ये। तो ना जो अगर पूछे कि पेपर में कि DPSP कहाँ से लिए गए, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो हमने कहाँ से लिए, ये आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। और आयरलैंड के जो देश है उन्होंने कहाँ से लिए, स्पेन से लिए, ठीक है। और जो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा था, लोक कल्याणकारी। उन्होंने कहा था कि जो ये नीति निर्देशक तत्व है ना, वो लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करेंगे, ठीक है, वेलफेयर स्टेट का निर्माण करेंगे, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम इससे आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। और भीमराव अम्बेडकर कौन थे, हमारे संविधान सभा के सलाहकार थे, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज भीमराव अम्बेडकर। ओके, अंडरस्टैंड। तो जो DPSP हैं वो क्या इन्फोर्सेबल मतलब अपरिवर्तनीय भी है, ये राज्यों की इच्छा पर निर्भर है। मैंने अभी आपको बताया ना पेंशन वालों जो बुढ़ापा पेंशन का वो एग्जांपल दिया, वो हर एक स्टेट में नहीं मिलती, वो राज्य के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और जो हमारे की और जो क्या बोलते हैं इसको स्टेटमेंट है ना, वो बहुत ही फेमस होती है, कई स्टेटमेंट हो जाती है भैया, आपको पता है। KT शाह ने क्या कहा था, DPSP है ना उस चेक के समान है जिसका भुगतान है ना बैंक, उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है, ठीक है। ये कभी मतलब कई बार स्टेटमेंट आ जाती है एग्जाम्स में। आगे हम आर्टिकल 36, इसमें मैंने बताया ना आपको आर्टिकल 36 से 51 तक है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36, इसमें राज्य की परिभाषा मैंने आपको 12 में बताई थी, अनुच्छेद 12 में कि कोई भी
संस्थान है जो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देती है, सैलरी देती है और अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, उसको क्या कहा जाता है? स्टेट। ठीक है, मैंने उसमें बताया था LIC होगी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेल भेल मैंने बताया, और बिजली बोर्ड उसी में आता था। ठीक है, तो उसी जो 12 में है ना, उसी तरह सेम है इसमें राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में। ठीक है, अब अनुच्छेद 37 पढ़ेंगे। इसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है और इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। तो जो DPSB हैं वो क्या है? इज नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है, तो DPSB राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। मतलब मान लो अगर किसी स्टेट का व्यक्ति किसी कोर्ट में चला जाता है कि हमें भाई हरियाणा में तो बुढ़ापा पेंशन मिलती है, हमारे स्टेट में नहीं मिलती, तो इसमें हमारा वो व्यक्ति जिस भी कोर्ट में जाता है वो कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये जो DPSB है वो राज्य की इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, अब अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है। मतलब इसमें स्टेट वेलफेयर की बात की गई है, वेलफेयर स्टेट की, भाई जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो किस तरीके से बनाएगा राज्य। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की इसमें बात की गई है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की कल्पना भी इसी के अंदर की गई है। मतलब लोगों को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय पूरी तरीके से मिले। ठीक है, अब आर्टिकल 39 में क्या कहा गया है? समान काम के लिए समान वेतन, महिला पुरुष में कोई भेदभाव। मतलब अगर किसी जॉब पे अगर कोई लेडीज है या कोई मेल लगा हुआ है, मेल कैंडिडेट, और उसी पोस्ट पे अगर कोई फीमेल लग जाती है तो उसको इक्वल सैलरी मिलेगी। ठीक है, मतलब ये नहीं अगर लेडीज है तो उसको कम मिलेगी और जेंट्स है तो ज़्यादा मिलेगी, नहीं, तो इक्वल काम के लिए इक्वल सैलरी दी जाएगी। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मेल या फीमेल कोई भी हो इसमें। अब है आर्टिकल 39A। इसमें क्या बात कही गई है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, मतलब इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एडवाइस। तो फिर मैंने आपके साथ 36 to 39 डिस्कस किया है। आगे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।